जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी चैप्टर, या फिर इसको जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें क्या है आपका सॉलिड के बारे में। इसके बाद हमारा क्या लिक्विड आएगा। तो आज अच्छे से समझेंगे हम क्या होता है इलास्टिसिटी वगैरह क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हर चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। तो हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, नाम होगा रोटेशन। सभी को याद है कि नहीं? वो पे सभी को याद होगा, ठीक है। तो रोटेशन में हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता था, जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती थी, ठीक है, आइडियल केस। और क्या होता था, शेप और साइज जो है आपका, शेप और साइज चेंज नहीं होता था। लेकिन ये क्या है, ये सब आइडियलिस्टिक बातें हैं, मतलब ये हमेशा ट्रूथ होती नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि दो मॉलिक्यूल के बीच की चीज जो डिफरेंस है वो होना, दो मॉलिक्यूल का चेंज ना हो, डिफरेंस समझ लो ना, डिस्टेंस में कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो वो हमारा किसकी वजह से आएगा, डिफॉर्मेशन की वजह से। मतलब मॉलिक्यूल में डिफॉर्मेशन होगा, किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है वो अपनी जो पहले स्टेट में थे उसमें नहीं रहेगी। वो किसकी वजह से होगा, वो आपका एक फोर्स होगी रिजिड बॉडी में जिसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, उसकी वजह से होगा, ठीक है। वो करेगा ये जो रिजिड बॉडी है, इसको रिजिड बॉडी को चेंज करने का, जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसको चेंज करेगा। और जब बड़े लेवल में चेंज करता है तो हमको ये बड़े लेवल में बॉडी में दिखता भी है, ठीक है। वो हम अभी अच्छे से जानेंगे। इसी में सबसे एक मेन टॉपिक आता है जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको भी हमें अच्छे से समझना है। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल बात जो हम देखें, प्रैक्टिकल बात है कि भाई साहब कोई चीज़ रिजिड बॉडी तो होती नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ आइडियलिस्टिक है नहीं। किसी ने हर चीज़ में क्या होता है, चेंज की वो होती है। हर आप जानते हो ना, चेंज जो है वो परमानेंट है, चेंज तो होएगा ही। वैसे रिजिड बॉडी कोई आइडियलिस्टिक केस नहीं है। जैसे ब्लैक बॉडी हमने पढ़ा होगा कभी, ब्लैक बॉडी असल में कहाँ होती है, जो 100% एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले, लाइट को ऑब्जर्व कर ले। आइडियलिस्टिक केस साइंस में या फिजिक्स में बहुत कम होते हैं, लेकिन आइडियलिस्टिक केस लेके हम कुछ अपने एजप्शन बनाते हैं जिससे हमारी चीज़ें आगे हो पाती हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको हमको स्टार्ट करना, तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, जिसको क्या कहेंगे आप, इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा जिस सबसे पूछ रहा है, आपको कमेंट में अभी बताना है कौन किसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, रबर की या स्टील की। यह आपको लिखनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी आपको हेडिंग डालनी, ठीक है। पहले सबसे जाके लिखो कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है ना, ये बताना है, रबर है या स्टील है। ये आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की हम दो डेफिनेशन लिखेंगे, आप सबको समझना, ठीक है। इलास्टिसिटी की हम दो डेफिनेशन लिखेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज बाई, शेप एंड साइज भी लिखना है ना, शेप एंड साइज बाई अ बॉडी। पहला क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज बाई अ बॉडी। मतलब एक बॉडी की टेंडेंसी अपोज करना, विरोध करना, क्या चीज़, अपना कोई उसका शेप चेंज कर रहा हो, तो बाई अ बॉडी है ना, किससे होगा, एक्सटर्नल फोर्स है। द टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज बाय अ बॉडी, है ना, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स, कौन सी फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, द टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज बाय अ बॉडी, किसकी वजह से होगा, जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, एक्सटर्नल फोर्स। ये याद रखना है, ठीक है। और एक डिफिनेशन होगी, इसको आपको और लगा के लिखना है ना, सिंपल से समझना, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल। अब बॉडी जो है, बॉडी के अंदर, मतलब अगर बॉडी की अंदर की बात कीजिए कि बॉडी में क्या है, तो मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जो जगह में थे वहां पर वापस जाना चाहेंगे। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स, अच्छे समझना, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, अब यहीं से आपको समझ में आएगा। मान लो आप क्या करोगे, अच्छे से समझना, द टेंडेंसी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज, है ना, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे उसकी वजह से, तो इसमें इसकी वजह से एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहली वाली डिफिनीशन का जो एग्जाम्पल है वहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, जो इलास्टिसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी ना। इलास्टिसिटी का मतलब है जो अपने आप अपोज करे किसी भी चीज़ को उसका शेप चेंज करने से। तो आप स्टील का चम्मच लेके आओगे, उसको आप चेंज करना चाहोगे, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा जब तक आप पूरी ताकत नहीं लगाओगे। तो इसकी डिफिनीशन, इस पहली वाली डिफिनीशन से तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्टील हो गया, कि स्टील की इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला देखो, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स लगा या डिफॉर्मिंग फोर्स लगी है, ठीक है, यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिखना, डिफॉर्मिंग फोर्स। भाई देखो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो अंदर क्या आता है? बॉडी के एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है, या फिर क्या कहता है, डिफॉर्मिंग फोर्स आता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? मान लो आपने पीछे से फोर्स लगाया किसी स्प्रिंग में, तो वो अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स रख लेती है। उसी की वजह से जो आपकी पेन के अंदर स्प्रिंग होती है, या कोई भी स्प्रिंग हो ऐसे गोल गोल वाली हेलिक्स शेप वाली, तो उसमें होता क्या है, जैसे आप उसको ऐसे दबा के छोड़ते हो तो वो अपने शेप में क्यों आती है? क्योंकि वो अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स रख लेती है। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक ही रहेंगी, लेकिन 99% केसेस में। कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर आपकी ये फोर्सेस अलग अलग वर्क करती है, वो क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, लेकिन 99% केस में ये फोर्स हम एक मानते हैं। ठीक है, अब वो बात दूसरी है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने ऐसे लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगी, तो अपोजिट साइन होता है, वो तो पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन अब यहाँ पर देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज। अब बताओ एक चीज़, अगर आप किसी रबड़ को लोगे, उसको ऐसे करोगे तो अपने शेप में आती है। रबड़ मान लो जो आपकी इरेजर होती है, उसको आप ऐसे मोड़ते हो तो अपने शेप में आती है कि नहीं तुरंत? तो उसके हिसाब से तो आंसर होना चाहिए रबड़। अब भाई बड़ा कंफ्यूजन आ गया, स्टील है कि रबड़ है। ठीक है, तो अब आपको मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमेशा स्टील रहेगा, कभी भी रबड़ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोग के दिमाग में बचपन से एक मिसकंसेप्शन होगा कि रबड़ जो होती है वो इलास्टिक होती है। हम कहते भी इलास्टिक है ना, रबड़ जो होती है आपकी बांधने आने वाली। तो उसमें क्या दिक्कत है वो अभी आगे आप समझोगे। इलास्टिक एकदम अलग वर्ड है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, उससे साइंस में इलास्टिक चीज़ वो है जो अपनी शेप को रिगेन कर ले। लेकिन आप कहोगे यार डिफिनीशन देखोगे दोनों, तो इसके हिसाब से तो स्टील समझ में आ रही, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो आपकी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल। जैसे आप अपना हाथ हटाते हो, रबड़ तुरंत अपना शेप ले ले, ठीक है, लेकिन ये डिफिनीशन थोड़ी सी अभी गलत है। यहाँ पर आपको लिखना है अप टू इट्स कौन सी रिस्टोरिंग से अच्छा वर्ड लिखोगे अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। अब एक बात समझना, देखो ये जो रबर है इसको आप ज़्यादा खींचोगे, अब देखो अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर ही मेन चेंज आएगा। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। जब तक एक इलास्टिक लिमिट है तो बात क्या होती है, जो आपकी स्टील वगैरह है इनकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इलास्टिक जो आपकी जो स्टील है उसको आप बहुत टाइम, बहुत ताकत लगाओगे, बहुत कुछ करोगे, तब जाके खुद सोचो आपको कोई चम्मच उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तब जाके उसमें ऐसा शेप आएगा, ठीक है। लेकिन रबर है, बहुत देर तक उसको ऐसे आप कर दो, पहले तो मुड़ तुरंत गई है, और उसको अच्छे से ऐसे कर दोगे तो टूट जाएगी आराम से। भाई रबर को अच्छे से तेज से थोड़ा सा करो, चम्मच उतनी जल्दी तोड़ दोगे नहीं, चम्मच नहीं तोड़ पाओगे ना, पहले तो टाइम लगेगा बहुत देर तोड़ने में। लेकिन रबर को आप ऐसे करके खींचोगे कम टाइम लगेगा। वही हाथ है, मान लो एक बच्चे को दोगे, दोनों का वही हाथ है, एक 10 साल का बच्चा है उसको दोगे तो रबर तोड़ देगा, लेकिन उससे कह दो स्टील के चम्मच तोड़ के दिखाए, वही फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वही तो बच्चा है 10 ही साल का, उसके हाथों में वही फोर्स तो होगी। तो बस वहीं से ये बात आती है कि उसकी इलास्टिक लिमिट जो है स्टील की हमेशा ज़्यादा होती है रबर से, इसलिए इलास्टिक लिमिट की बात आ जाएगी तो यहाँ पर भी स्टील आंसर होगा और यहाँ पर भी स्टील आंसर होगा। तो डिफिनीशन आपको ये वाली लिखनी है, समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, अब एक बात और है, इतना तो पहले नोट करना, ठीक है। अब एक बात और है, आपसे कहते हैं वाई इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हमने क्यों लिया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ना? तो इलास्टिसिटी का समझने का मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो एनसीईआरटी में जो समझाया है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर, ये इसे, फिर एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे पार्टिकल रखा है, इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है ये मान लो स्प्रिंग की तरह इसको बना लो, ऐसा तो पार्टिकल नहीं लेकिन स्प्रिंग की तरह बना लो। एनसीईआरटी का हम लोग वो लेके चल रहे हैं।
अब देखो ये एक सिस्टम बन गया है। आप इस सिस्टम में यहाँ से एक फोर्स लगाओगे, इसको खींचोगे तो ये अपना शेप ले लेगी, यहाँ से एक फोर्स लगाओगे यहाँ से अपना शेप ले लेगी, यहाँ से एक फोर्स लगाओगे तो यहाँ से अपना शेप ले लेगी। देखो अब आप लोग जो हो वो तो इसको जानते हो, आप लोग अब जानते हो कि इलास्टिक चीज़ है, लेकिन जब सबसे पहले ये चीज़ देखी गई कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगा ही, तो उसके लिए एक वर्ड लाया गया इलास्टिसिटी। समझ रहे हो, अगर वो अपना शेप गेन कर ले रहा और जो जितनी जल्दी शेप गेन कर रहा है वो तो बात है ही है, लेकिन कितनी देर तक कर रहा है, दोनों को लिया गया। जल्दी गेन करने में तो रबर भाई जीतता है, ठीक है, जल्दी गेन कर लेता हूँ, लेकिन कितनी देर तक उसमें ये जो इलास्टिक लिमिट उसकी हो सकती है कि मतलब चम्मच को आप मोड़ रहे बहुत टाइम लेता है, मतलब ज़्यादा फोर्स लेता है। मेन बात तो फोर्स ही की है, अभी हम स्ट्रेस पढ़ेंगे तो मेन बात तो फोर्स ही की है। तो भाई स्टील इतनी फोर्स मांगता है अपने आप को अपना इलास्टिक लिमिट तक पहुँचने तक। एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद स्टील जो है वो दोबारा अपने शेप में नहीं जाएगा। और एक चीज़ देखो, अगर आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना अपने शेप में कौन जाता है, अगर ये भी अच्छे से समझना हो तो स्टील तो पहले तो मुड़ेगा नहीं। मान लो स्टील के हम क्या ले लें, जो आप देखते होगे, मान लो स्टील का हम क्या चीज़ ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आपकी चम्मच ही हमने मान लो लिया, ठीक है, ये चम्मच ऐसे पकड़े हैं, ठीक, ये स्टील का मान लो इसको, तो हमने ऐसे किया, ये देखो अपनी जगह से हिलाई नहीं, देखा। अगर हम रबर को करेंगे तो रबर ऐसे 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 करेगी फिर जाएगी। तो अगर हम वाइब्रेशन को इसमें लें, क्या कहते हैं, वाइब्रेशन को हम उसमें लें, क्या कहते हैं, अपने गेम में लें, अगर वाइब्रेशन को हम क्या एक वैल्यू माने, तो आप देखोगे अगर हम रबर का करेंगे तो रबर ऐसे 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 हिलेगी ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही हमने स्टील के चम्मच को किया तो वो हिला ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। देखो तो वाइब्रेशन को अगर आप वैल्यू में लोगे तभी आप एक चीज़ देखोगे हमारी इलास्टिक किसकी ज़्यादा है, क्योंकि जो अपोज कर रहा है तो वो किसकी आपकी हो जाएगी, आपकी स्टील की हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं। अब हमें क्या देखना है, स्ट्रेस क्या होता है, जब तक आप ये नोट करो। क्लियर है ना, इतनी बात, इतना नोट करो आप, ये पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। देखो उतना आपने अच्छे समझ में आया। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रेस क्या होता है ना, स्ट्रेस हमको अच्छे से समझना है। स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन भी। स्ट्रेस जो है सबसे मेन टॉपिक इसका ना, और इसमें जो सबसे मेन आपका होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा मेन चीज़, और उसके आगे भी हम देख ही रहे हैं। तो इसमें इसकी डिफिनीशन सबसे पहले क्या होती है तो हम लिख देते हैं, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल सा यही होता है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे, अगर ये डिफिनीशन नहीं समझना है, ये तो देखो मान लो ये है, हमने इससे एक पाइप को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये पाइप को ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइंट है। अब मान लो इसका ये जो शेप था ये यहाँ पर था, हमने इसको स्ट्रेस किया तो ये चीज़ जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये इसमें कुछ डिफरेंस आया है, कुछ डिफरेंस आया ना। ये चीज़ जो यहाँ पॉइंट था तो ये कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, इसमें ये डिफरेंस आया, इतना स्ट्रेस हुआ है बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें इसके स्ट्रेस होने की वजह से यहाँ पर एक फोर्स आ जाती है, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल। और ये होता क्यों है, क्योंकि हमने इसको खींचा है एफ ई से, हमने एफ एक्सटर्नल लगाया तो इसके अंदर एफ रिस्टोरिंग आ गया, जो कि इधर की तरफ होगा, जो कि कहाँ होगा, एफ आर इधर की तरफ होगा, ठीक है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे स्प्रिंग फोर्स में होता था, सबको याद है कि स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगती थी और हम आंसर क्या लिखते थे, एफ के इक्वल टू आपका आता था माइनस का के एक्स। कोई भूला तो नहीं, हम एक बार बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। अब ये चैप्टर भी पूरा आएगा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, जो हमारा एफ रिस्टोरिंग है और जो हमारा एफ आपका एक्सटर्नल, ये 99% केसेस में हमेशा ऐसे रहेंगे, ठीक है। एफ रिस्टोरिंग और आपका एफ एक्सटर्नल जो हम बाहरी से लगाएंगे ना, 91% जो केस आएंगे वो सीधा क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखेंगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला जो आपसे पूछ दें तो इसको हम दिखाएंगे किससे, आपका इसको दिखा लेते हैं हम लोग सिग्मा से, ठीक है। अब सिग्मा से इसको दिखाते हैं, इक्वल आपका हो जाएगा। ये दिखाना किससे है ये इतना कोई मीन नहीं होता, नॉर्मली सिग्मा से, ठीक है। एफ आर अपॉन एरिया, एरिया जाहिर सी बात है आपकी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो एफ आर अपॉन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। अब देखो जो हमारा स्ट्रेस, उसको पर हमको एक चीज़ पढ़नी, जो स्ट्रेस है हमारा वो 3 तरीके का होता है, तीनों का नाम कुछ यू प्रकार है, ये तो नोट होगा इतना, ठीक है। तीनों का नाम कुछ यू इस प्रकार है, पहले को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, दूसरों को शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, शियर स्ट्रेस, और तीसरों को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो आप एक एक करके यहाँ डालोगे। पहला आपका क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। फिर डालना है हमको कौन सा, शियर, और लास्ट में आपका वॉल्यूम स्ट्रेस।
सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका कुछ इस प्रकार होगा, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो ये अगर आपका टेंसाइल में लगेगा और कंप्रेसिव लगेगा तो अलग अलग होता है। अब ये टेंसाइल कंप्रेसिव क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा रखा हुआ है, ये एल लेंथ का है, ये एल लेंथ का है ना, ये हमारा रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिलेंडर है या पाइप है, हमने इसको बाहर की तरफ एफ एक्सटर्नल से खींचा, दोनों तरफ से, समझ लो बाहर की तरफ खींचना है अगर एफ एक्सटर्नल से बाहर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगी, ये तो पता है, ठीक है। अगर हमने बाहर इसको खींचा, इसको टेंसाइल किया, टेंसाइल माने होगा बाहर की तरफ खींचना ना, इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इसके दो तरह के स्ट्रेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्सटर्नल बाहर लगेगी तो एफ स्टोरिंग अंदर जाएगी, ठीक। यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, दोनों तरफ से खींचेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फोर्स कैंसिल हो जाएगी ना, वो ऐसा नहीं होगा कि फोर्स कैंसिल हो जाएगी। भाई हम लोग अब स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ा कि इधर से खींचा उधर से पढ़ा, पार्टिकल कहीं नहीं गया। वो तो आइडियल केस होता था कि हमने पाइप को मान लिया कि पाइप जो है रिजिड बॉडी है। अब यहाँ पर केस क्या, अगर हमने इधर से खींचा उधर से खींचा तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल वाली बात नहीं, फोर्स की बात ही नहीं करनी, फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी बात करनी, ठीक है। यहाँ पर दो डबल रिस्टोरिंग फोर्स आएंगी, एफ आर इसकी वजह से और एफ आर इसकी वजह से, ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल में डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, छोड़ देंगे फिर अपनी शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टील वगैरह तो जल्दी शेप में आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल हुआ, एक होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या रहता है, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस में सिंपल सा, बस ये जो है, ये जो चीज़ है इसको क्यों हमको कंप्रेस करना है अंदर की तरफ, ऐसे आपकी एफ एक्सटर्नल जो है ऐसे होगा। तो आप समझ गए हो, जो एफ वाला है एफ आर रिस्टोरिंग वो बाहर की तरफ होगा, दोनों तरफ होगा कि नहीं ऐसा, ठीक है। नॉर्मल सा इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा होगा, आप सिग्मा लिखोगे इक्वल कितना आपका एफ आर अपॉन आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो यही एरिया, इसको ए नाम दे दिया हमने। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस तो अच्छे से देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने एक बॉडी लिया सिलेंड्रिकल, इसको ऐसे यहाँ पर लगा दिया, कुछ भी लिया, ऐसे कोई शेप ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके नीचे वाले को पाइवेट कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं या फिर स्थिर करा देते हैं, स्टैटिक पोजीशन में ला देते हैं, इससे चिपका हुआ ये, इसको वन बॉडी बनाना। अब आप क्या करोगे, इसको फोर्स लगाओगे यहाँ से, ठीक है। इसको हमने फोर्स आपकी यहाँ से लगाया है, एफ फोर्स होगा। अब ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रही, किसी बॉडी के टेंजेंशियल लग रही, तो इसको एफ टी भी कहते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रेस का नाम होता है शियर स्ट्रेस। और इसकी जो आपका रहेगा, इसको सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हो, भाई है तो सब स्ट्रेस ही, तो सिग्मा से आप दिखाओगे एफ टेंजेंशियल अपॉन आपका एरिया, ठीक है, इसका एरिया जो भी हो, ठीक है, आपको समझना। अगर सिलेंडर है तो एरिया वही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर मान लो इसको सिलेंडर ही माने थोड़ी देर के लिए, सिलेंडर ही माने, और कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर क्यूब होगा वो हम समझाएंगे। अब आप एक चीज़ देखना, अगर हमने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया, यहाँ पर जो एरिया था तो क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो कर्ड सरफेस एरिया के ऊपर लग रहा है, सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया के ऊपर। अगर सिलेंडर गोल गोल है तो भाई अब की बार एरिया क्रॉस सेक्शन वाला नहीं लेंगे, अब की बार एरिया ये वाला लेंगे। और इसका क्या होगा फॉर्मूला, किसी को बताने की जरूरत है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का, केवल टोटल सरफेस एरिया नहीं। और इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन है तो इसका पाई आर स्क्वायर होगा, लिख सकते हो आप ना, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, आप आराम से समझ लो। अब लेकिन यहाँ पर एक केस देखना, अगर मान लो हमने इसको धक्का दिया और नीचे से ज्वाइन कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार होगा, देखो इसके भी आगे बात करेंगे ये क्या है। तो ये जो खुद था ये अपनी शेप से जो है ये अपनी जगह से थोड़ा सा वो होगा, किस एंगल थीटा में। इस डिस्टेंस को x मानते हो, जो लेंथ है इसको सिलेंडर की n मानेंगे। अभी इसका यूज़ अभी जस्ट आगे बताने वाले। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस को डीसी पांडे सर ने जिस हिसाब से समझाया है अपनी बुक में, हम भी वैसे बताएंगे। उन्होंने कहा है, मान लो एनसीईआरटी में अच्छा बताया, लेकिन ये एग्जाम्पल बढ़िया है। देखो कहेंगे मान लो आपने इसको पानी में रख दिया है, किसी बॉडी को, ये पानी में, ठीक है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड है, वो हर तरफ से फोर्स लगाएंगे, हर तरफ से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लगाएंगे और इसका एरिया कुछ ए होगा, ठीक है, इसका एरिया कुछ ए होगा। फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, उसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। तो स्ट्रेस जो है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, जो चारों तरफ से फोर्स लग रही, ठीक है, टोटल फोर्स एफ हो जाएगी, चारों तरफ से एफ फोर्स लग रही, हर पॉइंट में लग रही, तो टोटल एरिया एफ। यहाँ का जो स्ट्रेस है वो देख लो आप नॉर्मल प्रेशर की तरह है। भाई ये सब हो तो रहे प्रेशर ही, लेकिन ये है जो सबसे अच्छा प्रेशर की तरह दिख रहा है हमको, क्योंकि यूनिट एरिया है हर तरफ। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल की बात हो गई, यहाँ पर हमने शियर की बात किया, यहाँ पर हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसी बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही चारों तरफ की बात हुई। और चारों तरफ फोर्स लगना ना, यही तो होता है, चारों तरफ फोर्स लगना और आपका उसके नीचे एरिया रख देना, उसी एरिया के चारों तरफ फोर्स लगना। तो यहाँ पर जो है इसको प्रेशर कह सकते हैं,
यहाँ पर देख लो चारों तरफ फोर्स नहीं लग रही, नहीं यहाँ चारों तरफ फोर्स लग रही, खुद देखो ऊपर फोर्स लग रही क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ साइड में फोर्स लग रही क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ चारों तरफ फोर्स लग रही, तो इसको हम लोग प्रेशर कह सकते हैं। यही डीसी पांडे जी ने अपनी बुक में भी कहा है, ठीक है, इसको प्रेशर कह सकते हैं। है ये सब भी प्रेशर, लेकिन प्रेशर की जो मेन डिफिनेशन है कि हमारा क्या होता है, चारों तरफ से फोर्स लगती है अपॉन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या कोई भी है क्रॉस सेक्शनल तो इसके लिए होता है यूनिट एरिया। तो उस हिसाब से ये आपका सही रहेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल। अब इतना नोट करना है आप लोगों को। इसके आगे हम क्या देखेंगे, स्ट्रेन। अब हम लोग को क्या देखना है, आपका स्ट्रेन। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होता है, इतना याद रखना। इसकी डिफिनीशन में बस इतना लिख लो, चेंज इन डायमेंशन, इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन आपका क्या, ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, ठीक है। अब देखो जैसे स्ट्रेस हमारे कितने प्रकार के हुए, थ्री टाइप्स। वैसे हमारा जो स्ट्रेन है वो भी 3 टाइप का होगा। सिंपल समझो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। किसी को ये नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से फिर से समझ में आएगा। यहाँ डालोगे लॉन्गिट्यूडिनल आपका पहले तो स्ट्रेन होगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा शियर, स्ट्रेन, ठीक है। और फिर आपका कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम। बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले इसकी को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में ये है, मान लो ये बॉडी है, कैसे भी बना सकते हैं। ये थी, हमने इसमें लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स और ये बॉडी थोड़ी सी नीचे आ गई यहाँ पर, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ की एल और उसने कितना जंप किया, डेल्टा एल, ठीक है। तो समझो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो ये जो है ये इतना आगे बढ़ी कि नहीं, ठीक है। तो अच्छे समझना, ये जो थी ये एल प्लस डेल्टा एल भी, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज जो तो इतना ही आया ना। समझ में आ रही बात कि नहीं, समझो अच्छे समझना। या भाई ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया। चेंज इन डायमेंशन का मतलब समझना, बहुत लोग ऐसे डेल्टा एल लिख के चले जाते हैं। चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या, एल प्लस डेल्टा एल हुआ, कहो हाँ बिल्कुल। उसमें कितना चेंज हुआ, एल प्लस डेल्टा एल से हमने एल हटा दिया तो डेल्टा एल आया, बचेगा तो डेल्टा ही है। इसलिए हमारा जो चेंज है इन डायमेंशन वो डेल्टा एल होगा। अब लिखना कैसे, स्ट्रेन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। इसको हमको दिखाना, हम इसको एक्सप्लेन से दिखाएंगे, ठीक है। तो चेंज कितना है आपका इन डायमेंशन, डेल्टा एल अपॉन आपका ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद शियर स्ट्रेन देखो क्या होता है। शियर स्ट्रेन भी बहुत आसान सी चीज़ है, उसको बना लो फिर से जो हमारा था फिगर। सारे फिगर लगभग वही वाले हैं। इसको हमने ऐसे बना लिया, आप टेढ़ा बना के भी दिखाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अगर देखना चाहते हो तो इसमें जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन हो सकता है, सोच के बताओ जरा सा। इतने लेक्चर जो देख चुका है वो बताएगा। नीचे जा रहा मतलब, हाँ सही, जिसने गेस किया है ग्रेविटी वो सही है। इसमें जो हमारा स्ट्रेन लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो जो हमारा स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन लग रहा है, जिस स्ट्रेस की वजह से लग रहा है वो फोर्स कौन सी है, वो जो स्ट्रेस है वो किस फोर्स की वजह से लग रहा है, वो हमारी ग्रेविटी की फोर्स है। बाकी और कोई भी फोर्स हो सकती है, मान लो ग्रेविटी इसमें असर ही नहीं कर रही है, इतना टाइट, इतना अच्छी इसकी इलास्टिसिटी है, तो हम अपना एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने बनाया क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो या कुछ भी बना लो, अभी क्रॉस ही बना रहे हैं। मान लो यहाँ क्यूब भी हो सकता है। देखो क्यूब का एग्जाम्पल बता दें, ये आपका क्यूब है। अब क्यूब में ये वाली साइड है, आप सबको दिख रही होगी, ये इस साइड वाली साइड। आपने अगर फोर्स इधर से लगाया है तो पूरा क्यूब का एरिया नहीं लोगे, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया लोगे जो आपको किसकी तरह दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। इसलिए इसको पूरा वो नहीं कहते। यहाँ पर लगाया फोर्स, यहाँ पर हमने लगाई थी, ठीक है। क्या फोर्स हमने यहाँ पर लगाई थी तो क्या हुआ था, सबको याद ही होगा। जब हमने फोर्स यहाँ पर लगाई तो क्या हुआ था, सबको याद ही होगा। याद है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाई थी तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया था, कहो हाँ। नीचे वाला तो पाइवेटेड है, वो तो टेढ़ा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या था, ये जो टेढ़ा हुआ था ये डेल्टा एक्स हुआ था चेंज, उसको हमने डेल्टा एक्स का। और जो लेंथ थी ये तो एल ही थी ना, ये लेंथ होती थी एक्स ही, एल ही थी आपकी, ठीक है। ये टेढ़ी हो गई, लेकिन ये यहाँ पर लिखना, ठीक, ये थी तो एल ही, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में एंगल एक बनेगा इसके टेढ़ा होने के, जो कितना बनेगा अच्छे से देखना, वो कितना बचेगा आपका, वो आपका बन जाएगा। ये इसमें लेंथ में कुछ चेंज आया उससे हमको भी मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आपका कितना एल बन जाएगा कि नहीं, पी अपॉन बी, ठीक है। इसके सामने वाला पी अपॉन बी। सिंपल समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। अब अच्छे से समझना, अच्छे से एक चीज़ देखना। देखो एक चीज़,
आपका ये जो चीज़ है डेल्टा एक्स अपॉन एल बना कि नहीं, बिल्कुल बना। अब यहाँ tan थीटा डेल्टा एक्स अपॉन एल बना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताओ, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, ये बहुत छोटा नहीं लग रहा है, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल लग रहा है छोटा। तो जब बहुत एंगल छोटा होता है, जब बहुत एंगल छोटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू आपका बन जाता है क्या, अच्छे समझना, ये tan थीटा की जगह क्या आएगा, ये आपका स्ट्रेन है, ठीक है, यही tan थीटा ही स्ट्रेन है, ठीक है। tan थीटा आपका थीटा बन जाता है, जो कि आपका क्या बन जाता है, इसको लगभग बोलते हैं, जो कि आपका sin थीटा बन जाता है ना। tan थीटा ही आपका जब बहुत छोटा हो तो वही tan थीटा आपका sin थीटा वही थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा थीटा की जगह लिख सकते हो, ये जो आपका है ये क्या बन जाता है, थीटा। तो इसको शियर स्ट्रेस को जो शियर स्ट्रेन को जो हम लोग बहुत जगह थीटा से भी दिखाते हैं, और ये वाला साइन तो आपको यूसी कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे बना लो, ठीक। अब वॉल्यूम स्ट्रेस की बात आ गई ना, वो डीसी पांडे का ही जंप लेंगे, यहाँ हर तरफ लिक्विड है, कहो हाँ ठीक है। अब एक चीज़ बताना, इसमें स्ट्रेस आया था कि नहीं, ठीक है, स्ट्रेस आया होगा तब जब चारों तरफ से फोर्स लगी होगी और सबने इसको अंदर किया होगा, है पॉइंट की बात है कि नहीं, ठीक है। जब पॉइंट की बात है तो मान लो बाहर से प्रेशर लग रहा थी और एक अंदर भी तो प्रेशर होगा, पी नॉट, रिस्टोरिंग प्रेशर कह दो, जो भी कह दो, वो पी नॉट जो होगा वो इसको बाहर फेंक रहा होगा, ऐसा ही तो होता है बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो चीज़ है, मान लो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी आपकी वो कर गई, अंदर की तरफ हो गई, क्या कहते हैं, मतलब श्रिंक कर गई। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं, जब बहुत नीचे जाते हैं हम लोग पानी के तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी वाला शिप जो गई थी टाइटैनिक को देखने, आपने देखा होगा क्या हुआ था, वो क्या कहते हैं मिली ऑफ सेकंड्स में, या क्या कहते हैं माइक्रो ऑफ सेकंड्स में उसका हाल ऐसा हो गया। इतनी बड़ी शिप कहाँ था, ऐसा हो गया कि वो एक मुट्ठी में आ गई, ऐसा ही तो हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब वो लीक हुआ तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर था 10,000 किलोमीटर नीचे कि उनकी हालत ख़राब हो गई, ऐसा था। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि इसको नीचे जैसे पानी में गया तो इसको दबाया, या फिर नॉर्मली किसी बकेट में रखा हुआ है पत्थर वगैरह, मतलब स्टील वगैरह, तो उसको वो प्रेशर करके थोड़ा एरिया कम करेगा। तो जो आपका नेट आपका जो है वो आपका प्रेशर वो कितना होगा, P माइनस पी नॉट। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नेट जो है वो तो P माइनस पी नॉट होगा, ठीक है। अभी इसकी बात अभी आगे करेंगे, ये आप देख रहे हो कि हाँ ये ऐसा है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, पहले इसका वॉल्यूम V था, अब इसको जब इन दोनों ने चारों तरफ से धक्का दिया तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, V नॉट मान लो, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रही बात कि नहीं भाई। V पहले था वॉल्यूम, लेकिन चारों तरफ से जब इसको फोर्स पड़ी, प्रेशर या फोर्स जो भी कहो, फोर्स के बाद ही तो प्रेशर आएगा, या प्रेशर ना हुआ, चारों तरफ से फोर्स के बाद ही प्रेशर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, जो वॉल्यूम थी वो हमारी V नॉट कम हो गई, हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो स्ट्रेस होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन होगा कि नहीं इसका। अब एक चीज़ देखो, ये V नॉट था, ये इतना था, तो इन दोनों को आप एक चीज़ देख रहे हो, मान लो ये 10 था पहले तो ये बाद में 8 हुआ, तो अब जो बचा है वो कितना है, अब जो बचा है वो माइनस का नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका आता है डेल्टा V अपॉन ये, समझ में आ रही बात कि नहीं, डेल्टा V अपॉन ये, और लेकिन यहाँ पर माइनस का लग जाता है। अब ये माइनस, किसी को भी कन्फ्यूजन है कि यहाँ माइनस नहीं आया, यहाँ माइनस नहीं आया, यहाँ माइनस क्यों आया, देखो यहाँ पर एरिया शिफ्ट हुआ है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ एरिया शिफ्ट हुआ है, कम नहीं हुआ, चेंज शिफ्ट हुआ है, बड़ा है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, चारों तरफ से प्रेशर लगने, जो प्रेशर की एक्चुअल डिफिनेशन होती है, चारों तरफ से प्रेशर लगने की वजह से इसका वॉल्यूम कम होगा, तो नेट वॉल्यूम जो हमारा होगा वो कम होगा। मतलब मान लो पहले 10 था, बाद में 8 हुआ, तो आप अगर देखोगे फाइनल जो आपका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 8 से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। लॉजिक तो यही ना, हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं। यहाँ फाइनल ज़्यादा है, L प्लस डेल्टा L, यहाँ पर भी आपका ज़्यादा है, ठीक है। ये x बढ़ा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ा के ले गया, ये पहले L था, ये देखो यहाँ बढ़ गया, ये x कुछ ना कुछ बढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा फाइनल 8 है, स्टार्टिंग का 10 है, तो माइनस हुआ ना, तो ये माइनस, ये जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेन है जो, वो हमारा हमेशा पॉजिटिव मानते हैं हम लोग, हमेशा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव जो यहाँ माइनस वैल्यू आएगी, इसको हटाने के लिए फॉर्मूले में पहले से एक माइनस दे दिया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये यहाँ जो माइनस है इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ये माइनस क्यों है, बस सबको यही कंफ्यूजन होता है, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं, तो वहाँ पर माइनस क्यों है, समझ में आई बात कि नहीं, बिल्कुल। अब इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड स्ट्रेन और स्ट्रेस को मिला के जो चीज़ आती है वो पढ़ेंगे, इतना क्लियर है कि नहीं, चलो जल्दी नोट करो। अब देखो हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, कहो बिल्कुल, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल था, ठीक है। और वहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स होती थी, टेंजेंशियल, वो सब तो पता है। स्ट्रेन के फॉर्मूले पढ़े 3, ठीक है, सबके लिए स्ट्रेन के। पहला क्या था आप सबका, पहला फॉर्मूला हुआ हमारा डेल्टा L अपॉन L, फिर डेल्टा X अपॉन L, और आपका लास्ट में हुआ माइनस का डेल्टा V अपॉन V हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, हम अगर स्ट्रेस करते हैं तभी स्ट्रेन आता है, हम जितना स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, आपने देखा बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन नहीं आया, तो हम जितना स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, लॉजिक सी बात है, उतना ही स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव होता है, ठीक है,
स्ट्रेन का मतलब खिंचाव होता है और स्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब दबाव या फिर खिंचाव दोनों होता है। तो जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो एक दूसरे के आप पूरक कह सकते हो, लेकिन जो है जब स्ट्रेस होगा तभी आपका स्ट्रेन होगा, ये है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन को जो है वो स्ट्रेस की जरूरत है, इतना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस को स्ट्रेन की जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत जगह आप स्ट्रेस लगाओगे लेकिन वो क्या कहते हैं, स्ट्रेन नहीं होगा, होता है कि नहीं। जैसे मान लो ये दीवार है, इसमें मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, क्या ये इसमें कोई स्ट्रेन हुआ? नहीं हुआ ना। तो जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस जो है उसको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन स्ट्रेन जो है वो बिना स्ट्रेस के नहीं हो सकता। लॉजिक्स की बात ये, लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, ये है ना लॉजिक, सिंपल सा, 99% ऑफ केसेस में यही है। तो आप यहाँ से देखोगे जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके स्ट्रेन के होगा। कहो हाँ बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, जो स्ट्रेस है, अच्छे समझना, जो स्ट्रेस है और जो आपका स्ट्रेन है, जब ये हटेगा तो आपका क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा ई स्ट्रेन के, एक कांस्टेंट आएगा ई स्ट्रेन, ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छे समझना, अगर स्ट्रेस अपॉन हम क्या लिख दें, स्ट्रेन, वो इक्वल आएगा ई के। अब ये जो ई है ये क्या है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आज सबसे समझ लो, सबसे ज़्यादा लेक्चर की जान यही है, इसको समझना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। ये अब ये क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब लेकिन एक चीज़ समझना, ये जो चीज़ है ना, ये भी हमेशा के लिए नहीं ट्रू है। ये कब तक ट्रू है, इसके लिए लिखो, ये तब कब तक ट्रू है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन आज यहाँ समझ लो। मान लो अगर यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है, यहाँ पर स्ट्रेस होता है, यहाँ पर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो एक लिमिट आती है इस पॉइंट तक, एक लिमिट आती है इस पॉइंट तक, दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यहाँ तक होती है। इसके बाद जो है प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। उसके बाद कहो तो हैविली बढ़ने लगे, कहो तो ना बढ़े, जो भी है वो हम लोग कल के लेक्चर्स में बात करेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस है वो इसके ऊपर है। जैसे हमने स्ट्रेस समझा, 3 तरह के हो गए, स्ट्रेस समझा, 3 तरह के हो गए, वैसे अब हमने क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझा, ये भी आपके 3 तरीके के हैं, ठीक है। तो हम लोग तीनों को एक एक करके समझेंगे, ये पूरा तो नोट करना है, ठीक है। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। यंग्स मॉड्यूलस देखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, पूरा नाम क्या है, यंग्स, साइंटिस्ट के ऊपर होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, यही करने वाला है, इलास्टिसिटी। एक चीज़ बताओ, किसी को इस चीज़ के ऊपर तो डाउट नहीं। पहले तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं। कैसा प्रॉपर्टी है, स्टील है ना, कैसा मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी से स्टील है तो उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, रबर है तो उसकी अलग होगी। और दूसरी बात, हमने अभी स्ट्रेस पढ़ा और स्ट्रेन, इनकी यूनिट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो अगर स्ट्रेस की दिक्कत है, वैसे हमने अभी तक बताई नहीं, सोचा था कि सबको पता होगी, लेकिन किसी भी तरह का बच्चा हो सकता है। तो स्ट्रेस में ऊपर क्या होता है, फोर्स यानी कि एरिया, मतलब न्यूटन, और नीचे अपॉन में मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन में देखो, ऊपर भी एक लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, ऊपर भी एरिया और नीचे भी एरिया। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती। आपका स्ट्रेन यूनिटलेस होता है और प्रेशर की जो यूनिट होती है वही हमारे स्ट्रेस की यूनिट होती है। अब यंग मॉड्यूलस में देखो क्या है, यंग मॉड्यूलस आपका इलास्टिसिटी जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए होता है। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल तो अच्छे से पढ़ाई है ना, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, गामा दिखा देते, ठीक है। ऊपर लिखोगे आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गी स्ट्रेन, ओके। तो ऊपर जो लिखोगे इसका तो आपको पता है F अपॉन ए होगा, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसका आपका क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल था। तो आप जब अपॉन रखोगे तो डेल्टा एल जो है वो तो यहाँ पर आएगा और एल ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमेशा के लिए याद करके रखना है, याद रखो। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, 90% क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो इसके बाद ये यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, कहो हाँ। इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं आपका शियर। अब शियर बोल दिया, आगे क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ आपका इलास्टिसिटी, याद रखना ना, MOE। इसमें क्या होता है सबको याद होगा, यह ऐसे था, ऐसे उसमें क्या था इसका तो याद ही होगा, यह ऐसे था, L डिस्टेंस ये ऊपर ऐसे चला जाता था, ठीक है, डेल्टा अभी तो किया है बिल्कुल। वैसे यहाँ क्या था, बना देंगे तो ऊपर आप लोग ये तो याद रखोगे ना, इसलिए बना देंगे।
ठीक। अब इसका जो होता है सिंबल, इसको दिखाते हैं हम लोग जी से। जी होगा, इसमें क्या लिखोगे आप लोग, सबको याद, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन। अब जैसे अगर और इसको डिटेल में लिखना हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एफ रिस्टोरिंग फोर्स लगती थी तो एफ आर लिख लेना, ज़्यादा डिटेल में लिखना हो है ना, वैसे नॉर्मली भी लिख लिया जाता है शियर स्ट्रेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए एफ टी टेंजेंशियल होता था अपॉन ए, और यहाँ सबको याद होगा शियर स्ट्रेन के लिए क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन जो एल है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और है, डेल्टा एक्स अपॉन एल को हमने थीटा माना था, है ना, अगर टेन थीटा बहुत स्मॉल हो तो इसका एक ये भी होता है एफ टेंजेंशियल, है ना, आपका ए अपॉन थीटा, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इक्वल टू जी के। ये हुआ कि नहीं, अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट आता है वो क्या है आपका, जो हमारा लास्ट आता है उसको कहते हैं, अब देखो ये जो शियर स्ट्रेस, इसको एक और भी नाम है, इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ, लिख लो यहाँ पर, रिजिड बॉडी के ऊपर ये ज़्यादा वर्क करता है तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका दूसरा नाम है, पेपर वगैरह में पूछ सकते हैं। तो शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। अभी लास्ट में आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर केवल वॉल्यूम स्ट्रेस ए। तो आपका क्या आता है, ये दोनों होगा, इसके बाद आता है, हाँ, इसका नाम जो रहता है आपका, ये शियर के बाद इसका नाम होता है बल्क, इसका नाम बताना भूल गया, इसका नाम क्या होता है, बल्क, लिख लो नाम, बल्क मॉड्यूलस है तो वॉल्यूम ही इलास्टिसिटी, लेकिन इसका नाम जो जैसे सबके नाम, उसका यंग्स है, इसका शियर है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वैसे इसका नाम है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को, हाँ, इलास्टिसिटी। इसमें देखो वही वाला एग्जाम्पल, या ऐसे था, पानी के अंदर है पूरा ये चारों तरफ सब। यहाँ पर एक चीज़ देखना जो हमने बात की थी, यहाँ से प्रेशर लगा P और यहाँ से प्रेशर जो लगा वो कैसा था, P नॉट। तो जो हमारा प्रेशर था वो डेल्टा P होगा, जिसकी वैल्यू होगी P माइनस P नॉट। अब P माइनस P नॉट क्यों किया, बाहर से प्रेशर P नॉट लग रहा है, बिल्कुल अंदर से P लग रहा है, कौन जो है वो वर्किंग P है, कौन जो है जिसकी वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, वो हमको इस P की दिख रही है क्योंकि इसने अंदर घिसेड़ दिया, इसने क्या किया, अंदर इसको पुल कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जब हम डेल्टा P निकालेंगे तो इसको बड़ा मानेंगे, इसको छोटा, और यहाँ से डेल्टा P आया, उसके बाद इसका वॉल्यूम जो है वो घटा, ठीक है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो डेल्टा V तो आया, लेकिन माइनस में, क्योंकि वॉल्यूम घटा, बाकी किसी में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका जो होगा उसको हम दिखाते हैं बीटा से। होता क्या, फोर्स जो है आपका वो आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो है फोर्स अपॉन एरिया, जो यही तो ये प्रेशर होगा, इसकी वैल्यू जो है आप इसको सीधा लिख सकते हो P, डेल्टा P, ठीक है। अपॉन में होता है डेल्टा V, डेल्टा V अपॉन V होता है, तो डेल्टा V यही रहेगा, V ऊपर आ जाएगा। और एक चीज़, ये जो पूरा है ये होगा माइनस के साथ, तो इसको आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V माइनस में। किसी को इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, समझ में आई बात की नहीं, ये ऊपर भी चला जाएगा। माइनस में क्यों है, अब ये माइनस में क्यों है हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, क्योंकि ये इसमें वॉल्यूम इसका कम होता है और माइनस का साइन, माइनस की वैल्यू ना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो वो भी माइनस ना है, इसलिए हम पहले फॉर्मूले में एक माइनस लेके रखते हैं, क्योंकि हमको माइनस नहीं चाहिए, ना ही इलास्टिसिटी में ना ही स्ट्रेन में। इतना सिंपल सा लॉजिक था। अब देखो कल हमको क्या पढ़ना है, कल इसका जो ग्राफ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, यंग मॉड्यूलस को अच्छे से समझेंगे भी। तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना, और जैसे अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर करो। और क्लास 9 और 10th के अगर कोई आपके पास बच्चे हों, उनको कोचिंग क्लासेस ज़्यादा फीस महंगी लग रही हो, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, उनसे आप बता दो कम ड्यूरेशन में ना, आजकल स्पैम अटेंशन कम हो गया है, तो कम ड्यूरेशन में अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कराना हमारा काम है। आपको जैसे अब देखो ये 11th है तो इसमें डिटेल में एक एक लेक्चर ले, लेकिन उसकी भी ड्यूरेशन कम है, 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आया और खुद भी फिर रिवीजन करने का टाइम मिले, ठीक है। और इतना बड़ा लेक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है, 40 मिनट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझा सकते हैं। जैसे आज स्ट्रेस और स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस हमने अच्छे समझा। इसी तरह पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।